और मैं मुबारकबाद भी देता हूं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को कि उन्होंने डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को स्वीकार किया। और आपकी ये कोशिश है कि हर डिपार्टमेंट कुछ न कुछ इस तरह की एकेडमिक एक्टिविटी करता रहे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो है अपने विभाग में जो है 10 दिसंबर से ह्यूमन राइट्स डे की मुनासबत से एक कार्यक्रम किया जाए, और उसी हवाले से एक कार्यक्रम हो भी रहा है बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। और उतने ही शॉर्ट नोटिस पे हमने अपने मेहमान खास प्रोफेसर मोहम्मद मोइनुल हक साहब को जब उनसे बात की तो उन्होंने बगैर किसी तकल्लुफ के अपनी कंसेंट दे दी। और मैं आपको बताता चलूं कि प्रोफेसर मोहम्मद मोइनुल हक साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, और ये सब ह्यूमन राइट्स इनका थ्रस्ट एरिया है। माइनॉरिटी जो है राइट्स पे आप बात करते हैं, टेररिज्म पे, फॉरेन पॉलिसी पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, ये सब आपका एरिया है और नॉन फिगर है इस फील्ड पे। अगर मैं ये कहूं कि ह्यूमन राइट्स की फील्ड में आप इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर हैं, इंटरनेशनल लेवल के नॉन फिगर हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप जाएंगे, आप इनकी प्रोफाइल को पढ़ेंगे। जहां तक मुझे इल्म है 2 बड़े नाम है ह्यूमन राइट्स के। जब ह्यूमन राइट्स की हिंदुस्तान में जब शुरुआत हो रही थी एज ए डिसिप्लिन, एज ए कोर्स, तो उसमें हम लोगों के उस्ताद प्रोफेसर AR बीजापुर साहब, अगर मैं सही हूं तो मैं समझता हूं कि मोहित साहब इसको कहेंगे कि हाँ ये बात सही है। और जब ये एक सेल्फ डिसिप्लिन के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कोर्स शुरू हुआ, तो उस वक्त के शुरुआती दौर के लोग हैं जिसमें प्रोफेसर मोहम्मद मोइनुल हक साहब थे। तो निश्चित रूप से आज हमारे कॉलेज में हमारे डिपार्टमेंट की शोभा बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम की आप, और हम उससे आपके ख्यालात से, आपके विचारों से मुस्तफीद होंगे। हमारे दूसरे मेहमान खास डॉक्टर नितेश जायसवाल साहब, आप जो है श्री गांधी PG कॉलेज मालटारी में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं। और इधर जब से सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हुई तो इसमें बहुत सारे आजकल एग्जाम होते रहते हैं। तो नितेश जायसवाल साहब से मेरा उसी दरमियान जो इंटरेक्शन हुआ, मुझे लगा कि जो है आपकी बातचीत से ये लगा कि जो है आपके भी एक्सपीरियंस का अपने विभाग को हम कुछ ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। और इनको भी हमने जो है जब इनसे कंसेंट मांगी तो इन्होंने बड़े ही जो विनम्रता पूर्वक जो है हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। तो डॉक्टर साहब आपका भी जो है स्वागत है, हमारे पैनल डिस्कशन में आप रहेंगे। एक मेहमान हमारे अभी कुछ मसरूफियत की वजह से शहरी में है, चूंकि इम्तिहानात चल रहे हैं, वो इम्तिहान की उनके पास जिम्मेदारी है। प्रोफेसर शिल्पा त्रिपाठी मैडम DAV PG कॉलेज की राजनीति विज्ञान की अध्यक्षा हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 11:30 पौने 12 के बीच में इम्तिहान का काम करके आया हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी पैनल डिस्कशन में रहेंगे। हमारे दूसरे पैनल डिस्कशन के जो हमारे कॉलेज के हमारे सीनियर लर्नेड फेलो प्रोफेसर अलाउद्दीन खान साहब हैं, वो सामने आपके बैठे हुए हैं, वो भी जो है इसमें हिस्सा लेंगे। हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए अरबी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहिउद्दीन आजाद इस्लाई साहब बैठे हुए हैं, अबू राफे साहब बैठे हुए हैं। हमारे और 2 फैकल्टी मेंबर जो हमारे साथ पहले काम करते थे, डॉक्टर साजिद शेरवानी साहब हैं, सलमान साहब हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल जो मैं अपने जो की नोट स्पीकर के बारे में अगर बात करूं तो वाकई मैं इस वक्त जज्बाती हूं इस सेंस में आपका कैसे मैं वेलकम करूं। 1946 में खुला, जिन सब्जेक्ट्स की मान्यता मिली उसमें पॉलिटिकल साइंस भी था। शायद अलाउद्दीन साहब इसको दुरुस्त करेंगे। और ये इसलिए इस बात को कोट कर रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में जो पढ़ाया जाता है, पहला राजनीति विज्ञान का जो विभाग खुला वो लखनऊ विश्वविद्यालय में खुला। प्रिंसिपल साहब को भी यहाँ अटेंशन चाहूंगा कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में पहला डिपार्टमेंट जब खुला तो लखनऊ विश्वविद्यालय में खुला।
ये कम लोग जानते हैं कि उससे पहले शिवली कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की मान्यता हो चुकी थी। और हिंदुस्तान में पहला डिपार्टमेंट खोलने वाले जो शख्स थे उनका नाम था VS राम, जो आंध्र प्रदेश के थे। और ये जानकारी मुझे इसलिए हुई कि मैं इंडियन पॉलिटिकल साइंस की कॉन्फ्रेंस में मोहित साहब हैदराबाद में 2016 में जब मैं शिरकत करने के लिए गया तो वहां पे उनके साहबजादे RS राम वो आए हुए थे और उनको उनके फादर के बिहाफ पे सम्मानित किया गया था इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में। तो बहुत सारी जानकारी मुझे वहां पे हुई और वहां पे एडिटर इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बनाए गए नितेश जायसवाल साहब, प्रोफेसर CP बर्थवाल साहब, जो कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, बाद में कुमारी यूनिवर्सिटी नैनीताल के वो वाइस चांसलर थे। ये बातें हम लोग पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है उनको बताया जाता है, लेकिन हमारा कॉलेज आजादी से 1 साल पहले जो है वजूद में आ चुका था, डिग्री कॉलेज, और जो सब्जेक्ट की मान्यता हुई थी उसमें जो राजनीति विज्ञान भी था। मैं प्रिंसिपल साहब को बधाई इसलिए भी दे रहा हूं इस कार्यक्रम के लिए कि सन 1946 के बाद से लेके अब तक राजनीति विज्ञान विभाग के बैनर तले कोई भी कार्यक्रम अब तक नहीं हुआ, पहला कार्यक्रम, इसलिए आज ये हिस्टोरिकल कार्यक्रम। और आपकी लीडरशिप में ये प्रोग्राम हो रहा है। आपने मुझे बहुत सहज एक जो है 1 रुपए के कागज पे मैं एक मामूली सी एप्लीकेशन आपके पास में लेके गया, आपने सहज जो इसकी अनुमति दी, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि राजनीति विज्ञान विभाग का पहला कार्यक्रम, और जब पहला कार्यक्रम हो रहा है तो हमारे जो लर्नेड फेलो हैं डॉक्टर गफर आलम साहब, शफकत उस्मानी साहब, मोहित साहब, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये जो 2 लर्नेड फेलो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ही आपके नाम का प्रस्ताव किया कि ह्यूमन राइट्स पे अगर बात करनी है तो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जो बोलते हैं, मैं जानता हूं कि आप हिंदुस्तान में कम बोलते हैं, बाहर ज्यादा बोलते हैं, ये आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ जितने छात्र मेरे बैठे हुए बता दूं, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपके सामने जो मेहमान खास है ये कुछ वाकई खास है। और ये मैं बधाई देता हूं अपने दोनों लर्नेड फेलो को। इन्होंने कहा कि आप जो है उनसे बात कीजिए, राब्ता करिए, अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है। हालात बनते बिगड़ते रहे, लेकिन हिंदी में जो कहते हैं ना अंततो गत्वा, ये हुआ कि जब मुझे टिकट अपना भेज दिया तो मुझे इत्मीनान हुआ कि नहीं जो है अब ये चल रही है, आ रहे हैं। तो बहरहाल पहला प्रोग्राम और पहले प्रोग्राम के इतने खास मेहमान, ये पूरा क्रेडिट जो है हमारे दोनों साथियों को जाता है डिपार्टमेंट के कि आपका नाम जो है प्रपोज किया और आप यहां मौजूद हैं, इसके लिए एक क्लैप बनता है। अब आइए बगैर किसी ताखीर के मैं मेहमान खास के ही शेर से मेहमान खास को इस पोडियम पे बुलाना चाहता हूं, और फिर मैं यहां से गायब हो जाऊंगा, वहां बैठ जाऊंगा। लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। कभी महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते, कभी महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। यही तो बात है तारीख हम पे नाज करती है कि तारीख हम लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। ये मोहित साहब का शेर है। और ये इसमें एक बात और जोड़ दूं, आज के जो नई नस्ल के हमारे लीडर्स हैं असेंबली और पार्लियामेंट में भी ये शेर कोट करते हैं। पार्लियामेंट की डिबेट में और असेंबली की डिबेट में ये शेर कोट होता है, जो मैंने अभी पढ़ा। और जब आपके पास समय कम हो तो पोएट्री से काम चला लेना चाहिए। इसलिए मेहमान खास मैंने आपके शेर से ही आपको बुला रहा हूं, और मैं यहां से अपनी जगह लेना चाह रहा हूं। मैंने अपनी बात की शुरुआत में आपसे ये कहा कि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, जिसे हम UDHR कहते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, को अडॉप्ट किया। इसमें हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान का, और वो कंट्रीब्यूशन आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, खास करके द गर्ल्स मस्ट नो व्हाट कंट्रीब्यूशन वी हैव गिवन।
India was represented in the United Nations Human Rights Commission by Hansa Mehta. She has been a parliamentarian also, vice chancellor of many universities. So India was represented by her, and there were only two ladies in that particular commission which was drafting UDHR. The chairperson was Mrs. Roosevelt, the wife of the President of the United States of America. And we have our own delegate, Hansa Mehta. In the draft of the UDHR, the language that was used, first of all, it was all men are born free and equal. And our Hansa Mehta rose up and she said that, Madam Chairperson, I think the language that has been used in the UDHR is not gender inclusive. If all men are born equal, what about women? They are not born free and equal. So that is why on her intervention only, you will find that the language was changed. And finally it came up as all human beings are born free and equal. So, we also should take credit for, making this document, which is the most cited document of the United Nations. कि उसमें जो जेंडर इंक्लूसिविटी आई वो हमारी इंटरवेंशन से आए, तो इस बात पे आपको ताली बजाना चाहिए अपनी कंट्री के लिए। अब अगर आप इस यूडीएचआर को देखें, ये दुनिया में सबसे ज्यादा साइट किया जाने वाला यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट है। हालांकि ये डिक्लेरेशन है, ये कोई कॉवेनेंट या ट्रीटी नहीं है, इसके कोई बाइंडिंग इम्प्लीकेशंस नहीं है, इसमें कोई इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी नहीं है। उसके बावजूद दुनिया में जो सबसे ज्यादा साइट किया गया कोई यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट वो यूडीएचआर है, जिसको आज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी अहम बात आप ये याद रखिए कि जो दुनिया में जो डॉक्यूमेंट यूनाइटेड नेशंस का सबसे ज्यादा ट्रांसलेट हुआ है सारी लैंग्वेजेस में, दुनिया के तकरीबन मोर देन 500 लैंग्वेजेस में, वो यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। और यूएन चार्टर और यूडीएचआर को साथ साथ तमाम ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज में कोट किया जाता है। जितने भी यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक 100 से ज्यादा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, कन्वेंशंस या डिक्लेरेशंस अडॉप्ट किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा साइट यूडीएचआर को किया जाता है। इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अगर आप देखें प्रोविजन से हट करके, इसमें एक प्रियम्बल है जो प्रियम्बल पढ़ने के लायक है, आप सबको पढ़ना चाहिए, और उसके 30 आर्टिकल्स हैं। इसकी जो सबसे अहम बात यह है कि देखिए 1948 में अडॉप्ट किया जा रहा है, और 1948 का वर्ल्ड कैसा है? 1948 का वर्ल्ड ऐसा है कि जिसमें दो ब्लॉक्स हैं वर्ल्ड में। एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, दूसरी तरफ सोशलिस्ट ब्लॉक है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने ब्लॉक को लीड करता हुआ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है। दूसरी तरफ आप जानते हैं मार्क्सिस्ट थिंकर्स ये कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स इज अ बुर्जुआ नोशन, इट्स अ वेस्टर्न आइडिया। एंड जहां भी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स आप पढ़ने की कोशिश करते होंगे, उसमें कहा जाता है कि देयर इज नथिंग लाइक मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। जब आप ये कहते हैं तो उस जमाने में कंसेंसस बनाना, जब मार्शल प्लान ट्रूमन डॉक्ट्रिन अमेरिका इंट्रोड्यूस कर रहा था, जब अमेरिका मार्क्सिज्म को एक कर्स बता रहा था ह्यूमैनिटी के लिए, और कैपिटलिज्म को सोवियत यूनियन ने कर्स बता रहा था पूरी दुनिया में, तो उस वक्त एक कंसेंसस बनाना जिसपे दोनं ब्लॉक एग्री कर जाएं, और साथ ही साथ जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया और बाकी, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसमें डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशंस के जरिए कंसेंसस बनाया गया। और इस कंसेंसस को बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि अगर आप देखें तो इसके जो 30 आर्टिकल्स में द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैव बीन आल्सो इंक्लूडेड। द स्टूडेंट मस्ट नो व्हाट आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दे आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दे आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो इफ यू सी द आर्टिकल्स ऑफ द यूडीएचआर, तो सब में पहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात की गई है, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, ये सारी बातें की गई। एंड दीज आर व्हाट वी कॉल civil and political rights, and they are first generation human rights. After that you will find socio-economic rights and cultural rights have been also included. They are called second generation human rights. और उसमें सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स की बात की गई, जैसे इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वेमेन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये सारी बातें की गई हैं।
तो अल्टीमेटली इस लिहाज से ये जो बेस्ट एग्जांपल किस चीज का है, कंसेंसस बिल्डिंग का, और इससे हमें ये पता चलता है कि डायलॉग, इफ दैट इज गिवन चांस, देन वॉर्स कैन बी वॉर्स कैन बी मिनिमाइज्ड इन द वर्ल्ड, disputes can be resolved in the world through discussion and deliberations. So that is why this is also one of the best examples. अब अगर यहां से आगे बढ़े तो इसके बाद जो UDHR अडॉप्ट हुआ, तो इसके बाद दो बाइंडिंग ट्रीटी यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट की, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। वो जिसका एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है इसी UDHR का। और इन जब तीनों ट्रीटीज को आप मिला देते हैं, यानी UDHR plus ICCPR plus ICSER, so it becomes International Bill of Rights. इसको कहते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। आई एम सॉरी टू द टीचर्स, मैं स्टूडेंट से ज्यादा बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा कोई बहुत स्कॉलरली बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग भी स्टूडेंट ही हैं। तो इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये UDHR है, इसको मिसेस रूजवेल्ट ने, जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने कहा था कि इट इज मैग्ना कार्टा ऑफ मैनकाइंड। आप सब नेट जा रहे हैं और डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, ये फैक्ट्स याद रखिए। तो इसको कहा गया था मैग्ना कार्टा ऑफ मैनकाइंड, इस UDHR को। अब यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स और इसके क्रिटिसिज्म क्या है, और आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में जो डिबेट है, या पूरी जो जिसे कहते हैं ग्लोबल साउथ में डिबेट है ह्यूमन राइट्स पे, ये बात कही जा रही है कि दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स का डिस्कोर्स है, ये वेस्ट सेंट्रिक है, या ये यूरो सेंट्रिक आइडिया है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन था और उन लोगों ने अपने डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह की बात की, लेकिन जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है इसको एड्रेस नहीं किया। और नतीजे के तौर पर जो ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज हमारे सामने आती हैं, वो हमारे लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, क्योंकि हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हैं या हमारे जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, वो उससे कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसी में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस इज समथिंग दैट इज डिस्प्यूटेड बाय मेनी कंट्रीज, एंड दे से दैट वी कैन नॉट ग्रांटी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट लोकल प्रॉब्लम। Similarly, there are many freedom that cannot be enjoyed, because there are countries who are saying freedom cannot be taken as, or liberty cannot be taken as charter of or a license. It is a charter of freedom, no problem, but it is not a license to do whatever one wants. इसका मतलब ये नहीं होता है कि इतनी फ्रीडम हो कि जो भी चाहे वो करे। और आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है ह्यूमन राइट्स का, उसमें लिबर्टी को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक नेगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी। और जॉन स्टुअर्ट मिल को कहा जाता है कि चैंपियन ऑफ लिबर्टी है, लेकिन स्कॉलर्स ने कहा कि ही वाज नॉट अ चैंपियन ऑफ लिबर्टी, रादर ही वाज अ प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। एम्प्टी लिबर्टी क्यों? कि अल्टीमेटली एक तरफ तो वो आजादी पूरी देते हैं इंडिविजुअल को, नेगेटिव लिबर्टी देते हैं, और दूसरी तरफ स्टेट इंटरवेंशन की गुंजाइश भी बनाते हैं। और आप जानते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है उसमें कहते हैं कि कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरवीन कर सकता है। अब प्रॉब्लम देखिए कहां पे आती है, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज से टकराव कहां पे होता है। द वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट में प्रॉब्लम यह है कि वो इंडिविजुअल को यूनिट मानते हैं सोसाइटी का, एंड दे डोंट टेक इनटू अकाउंट दैट द फैमिली इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, खास करके जैसे इंडिया या पूरे आप ईस्टर्न और अफ्रीकन सिविलाइजेशन में जाइएगा, तो फैमिली इज द मेन इंस्टीट्यूशन। We don't identify individual away from in isolation from the family. Family is very important. इसलिए हमारे यहाँ ओल्ड एज होम की इतनी तादाद नहीं होती। ओल्ड एज होम में अगर कोई अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर रखे तो यहाँ पे ये टैबू बन जाएगा और तमाम सोसाइटी उसको कंडेम करेगी। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बहुत ही आम सी बात है कि बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई अपने माँ बाप को बुढ़ापे में ले जाकर ओल्ड एज होम में रख दे तो उसे खराब समझा जाएगा। ये बर्डन नहीं है, बल्कि उनका आपको सपोर्ट चाहिए होता है। और यही हो जाता है कि बूढ़े माँ बाप भी हो जाते हैं तो हमारे यहाँ बच्चा कर्ज लेकर इलाज कराना चाहे लेकिन उनको बचाने की कोशिश करता है। तो ये हमारे अपने वैल्यूज हैं। अब टकराव कहां पे होता है? जब आपने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में सारी आजादी दे दी तो बेस्ट यानी जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ या बेस्ट फॉर्म ऑफ उनके मुताबिक जो एग्जाम्पल हो सकता है लिबर्टी का, फॉर एग्जाम्पल कमिटिंग सुसाइड, माई लाइफ, तो मैं अपनी लाइफ ले रहा हूं तो इसमें क्या है? बट इट इज अ पनिशेबल क्राइम। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ पनिशेबल क्राइम। डज इट मीन दैट सिंस इट इज अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन तो हम सुसाइड की इजाजत दे दें?
शराब पीने की आजादी पूरी है भाई, कोई आदमी अगर पी रहा है उसकी अपनी सेहत बर्बाद हो रही है तो आप कहेंगे साहब शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है। बट उसको जब आप इंडिविजुअल के तौर पे देखेंगे, आइसोलेशन में देखेंगे अपनी सोसाइटी से और फैमिली से, तो ठीक है जो कर रहा है वो ठीक है। बट यू नो दैट इफ अ पर्सन इज गोइंग टू कमिट सुसाइड, हम उस तरह से देखेंगे वो किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का हस्बैंड होगा, तो अल्टीमेटली हम सिर्फ उसको नहीं देखेंगे। तो बहुत ही आसान सी बात है, उसने सुसाइड कर ली, लेकिन पीछे जो उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके बूढ़े मां बाप हैं, तो सुसाइड को तो इनकरेज हम नहीं कर सकते ना। इसलिए कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन तो है, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट सोसाइटी। सिमिलरली अगर वो शराब और जुए का आदी है तो वो हो सकता है कि घर में एक कमाने वाला हो और शराब और जुए में वो पड़ गया तो पूरी अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली शराब और अल्कोहल पे अगर पाबंदी लगाई जाती है या उसको कंट्रोल करने की सरकार कोशिश करती है, इसलिए करती है कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं है। इस सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को, एवरी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन इन इन द फाइनल एनालिसिस विल बिकम द अदर रिगार्डिंग एक्शन, एंड देयरफॉर द रेगुलेशन ऑफ द स्टेट और द रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी इज रिक्वायर्ड। अब इसकी प्रॉब्लम कहां से आई? आपने अक्सर सुना होगा कि जो पैरामीटर्स सेट करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमारी कंट्री उसमें उस इंडेक्स में बहुत अच्छी नहीं आती। उसकी वजह यह है कि द पैरामीटर इज वेस्टर्न एंड इट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द ईस्टर्न कंट्रीज और ग्लोबल साउथ पे। तो वो पैरामीटर्स अगर आप जब सेट करके हमें अप्लाई करेंगे तो हमारी यह प्रॉब्लम होगी। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा आजकल जो जनरेशन ऑफ राइट्स, जनरेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स है, उसमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन तो आप जानते हैं, देयर आर थर्ड जनरेशन राइट्स। थर्ड जनरेशन राइट्स का मतलब होता है ग्रुप राइट्स, जैसे राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, एनवायरमेंटल राइट्स, इसको थर्ड जनरेशन राइट्स कहते हैं। आजकल फोर्थ जनरेशन राइट्स का भी कॉन्सेप्ट आया है। डू यू नो व्हाट इज फोर्थ जनरेशन राइट्स? टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, बट एक ओवरलैपिंग है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक प्रॉब्लम आ रही है और वो है सेक्सुअल माइनॉरिटीज। द सेक्सुअल माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम क्या है? थर्ड और फोर्थ जनरेशन की ओवरलैपिंग यहां पे होती है। सेक्सुअल माइनॉरिटीज लाइक LGBTQ++. India is a civilization where the Supreme Court of India has gone to do one thing, that it has decriminalized live-in relation, but it does not recognize the solemnization of marriage between the couples on this. तो लिव इन रिलेशन तो लेजिटिमाइज कर देता है। इसी तरह से लेस्बियन एंड गे मैरिजेस को इंडिया ने रिकॉग्नाइज उस तरह से किया कि डीक्रिमिनलाइज तो किया, बट इसको शादी नहीं हो सकती, आप रह सकते हैं एक साथ, उसको सोलेमनाइज नहीं किया इंडिया ने। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे साथ सिविलाइजेशनल वैल्यूज को अगर देखें तो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। अब मान लिया कि इंडिया ने इसको डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया, लेकिन यानी लेस्बियन एंड गे मैरिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वेस्टर्न पैरामीटर्स आप देखेंगे तो दिस इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बट हमारे अपने पैरामीटर से देखेंगे तो दिस इज समथिंग दैट सोसाइटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। बहुत बड़े लिखे लोगों को हम अगर कोई यानी अ लेडी एंड अ जेंटलमैन कम्स एंड सेज दैट वी वांट टू लिव टुगेदर, आप पूछेंगे आप कौन है, आपका रिश्ता क्या है? भाई बहन है, बाप बेटी है, मियां बीवी है। इसके अलावा कोई रिश्ता सोसाइटी में आमतौर पर इंडियन सोसाइटी में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो रेंट पे रूम नहीं देंगे अगर वो दो हैं और आपस के बीच में उनकी शादी, अगर शादी के मंडप में फेरे नहीं लिए हैं या शादी ने निकाह नहीं पढ़ा है, तो उस रिलेशन को हम नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारी सोसाइटी में नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम आती है कि जब वेस्टर्न पैरामीटर आप अडॉप्ट करेंगे और इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन में देखेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। तो हमारी कंट्रीज यानी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है वो कहते हैं कि राइट्स आर, ऑल राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल। There are many rights, they may be universal, for example, right against discrimination, right to equality, right to dignity, right to freedom, but at the same time, there are some rights, they are culture specific. And they cannot be seen or they cannot be implemented in isolation from the cultural practices of the different societies. तो हमारी cultural practices उससे अलग हैं। जब इन बातों की रोशनी में हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो यूरोसेंट्रिक डिस्कोर्स है ह्यूमन राइट्स का, या जो वेस्टर्न पैराडाइम ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो डिस्कोर्स है, उसको डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने, इस्लामिक सिविलाइजेशन ने, इंडियन सिविलाइजेशन ने, अफ्रीकन सिविलाइजेशन ने चैलेंज किया। और वो चैलेंज करते हैं इसलिए हम रिजर्वेशन शो करते हैं कि मानिए कोई ट्रीटी है ह्यूमन राइट्स की, तो उसमें हमारे रिजर्वेशन होते हैं कि वी एक्सेप्ट दिस ट्रीटी, वी आर अ पार्टी टू दिस, बट देयर आर मेनी प्रोविजंस दैट वी कैन नॉट इंप्लीमेंट। और ये राइट द ट्रीटीज देमसेल्व्स हैव गिवन टू द कंट्रीज। सो देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सेप्ट द वेस्टर्न पैरामीटर ऑफ जजिंग अस
That is one thing that we must remember today. And if you try to assert your own cultural rights, as Indian, as Asian, as African, as Latin American, that is also an assertion that has been promoted by the United Nations itself, because the United Nations also recognizes the diversity in the world. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, 2-3 इश्यूज मैं आपके सामने और डिस्कस करता हूं, फिर बात अपनी खत्म करता हूं. अगर आपको कुछ पूछना होगा तो प्रिंसिपल साहब इजाजत दें तो आप सवाल भी कर सकते हैं. You must be thinking that I am not referring to the colossal violation of human rights that is taking place in the different parts of the world. For example, what is happening in Gaza, what is happening in Lebanon, or what is happening in many other parts in our own country or anywhere. So, first of all, you see that one debate that today people are talking about environmental rights. And we are saying that global warming, climate change, ozone depletion, that is all leading to what is called heating up of our planet, because of which there is a danger that nothing will survive on this planet. So therefore we must do something, और इसके लिए हम कहते हैं कि anthropogenic activities, यानी what we call human activities are responsible for this. So therefore जो ये anthropogenic activities हैं, अगर इन पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बढ़ती रहेगी और अल्टीमेटली ये जो प्लैनेट है हमारा पूरा, ये रहने के लायक नहीं रह जाएगा. और उसके एग्जांपल्स आपके सामने आने लगे हैं, मैनिफेस्टेशन सामने आने लगे हैं. दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो पॉल्यूशन का लेवल है, यानी तो सिटीज आर बिकमिंग गैस चैम्बर्स. एक जमाना आप जानते हैं कि पानी जो है, पानी और हवा, ये तो कुदरत की गिफ्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबको. अब पानी भी आपको खरीद के पीना पड़ता है. पानी कौन खरीद सकता है? हिंदुस्तान की क्या 90% पॉपुलेशन बिस्लरी वाटर पी सकती है या प्यूरिफायर अपने घर में लगा सकती है? नहीं लगा सकती. तो हम पानी, हिंदुस्तान की 10% पॉपुलेशन अपने घर में प्यूरिफायर लगा लेती है. हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना उनके बीच में होता है, तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा है. डू यू नो देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर द पीपल आर ड्रिंकिंग वाटर दैट इज फुल ऑफ आर्सेनिक पॉइजन एंड दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ इट. सिमिलरली आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है. हम सब ह्यूमन राइट्स की आज बात कर रहे हैं. वेयर इज आवर सेंसिटाइजेशन? डोंट यू थिंक दैट दोज हु आर यूजिंग एयर कंडीशंस एंड दोज हु आर हैविंग एसी कार्स, एसी हाउसेज, वी ऑल आर कल्प्रिट. वी आर आल्सो एनवायरमेंटल टेररिस्ट. एनवायरमेंटल टेररिस्ट इसलिए कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है. एक अगर आपके पास कार है तो उसमें एक एसी है, आप सड़क पे चले जा रहे हैं, पीछे एक आदमी साइकिल से चला रहा है या पैदल चला रहा है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में या ग्रीन हाउस गैस एमिशन में. हमारी कार से निकली हुई हीट उसको अफेक्ट कर रही है. हमारी कार से निकली हुई ग्रीन हाउस गैस एमिशन उस पैदल चलने वाले गरीब इंसान को अफेक्ट कर रही है. लेकिन हमारा जो अपना स्पेस है उसको बहुत ही कंफर्टेबल और कॉजी बना रही है. हम एयर कंडीशन कार में 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए आराम से जा रहे हैं, कोई खबर नहीं बाहर क्या है. और बाहर बैठा हुआ आदमी जो साइकिल चला के आ रहा, जो पैदल चला, पसीने से शराब हो रहा है, उस पर से हमारे जो हीट है वो भी जनरेट हो रही. ये इस बार की जो थीम है वो राइट टू इक्वालिटी पे ही एम्फेसाइज इसलिए करती है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की थीम है, इसलिए याद रखिए. तो अल्टीमेटली ये अनइक्वल वर्ल्ड में एक तरफ हम अपने घर में, मान लिया कि हम एसी लगाते हैं, हर आदमी 2-3 एसी अपने घर में रखता है आजकल. तो अगर 2-3 कमरों में आपके यहां एसी लगा हुआ है, हो सकता है आपके पड़ोस में जो इंसान है उसके घर में एसी नहीं है. आपका अपना स्पेस बहुत ही कंफर्टेबल बन गया उसकी वजह से. 3 कमरे में टेम्परेचर आपने 20 डिग्री का मेंटेन कर लिया, जब बाहर 45 डिग्री है, और बगल में गरीब की झोपड़ी में आपने जो हीट जनरेट की उसका 45 बढ़ करके 50 पहुंच गया है. वो यानी जिस चीज का फायदा वो नहीं उठा पा रहा उस एसी का, लेकिन उसका नुकसान वो उठा रहा है. ये है यानी ये जो अनइक्वल वर्ल्ड है, ये है एग्जैक्टली हमारे सामने. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू गेट सेंसिटाइज्ड. यही वजह है कि वी हैव टू गेट सेंसिटाइज्ड, एंड दैट इज व्हाई द सेलिब्रेशन और ऑब्जर्वेंस, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट ऑन दिस पर्टिकुलर term whether we are observing human rights or celebrating human rights, because of which we have to observe this human rights day so that we get sensitized. Most of the time I share a story wherever I go, because जब हम लोग अपने स्पेसेस में रहते हैं तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि there are thousands of people in our country, millions of people rather, thousands I'm saying, millions of people who are in the unorganized sector, daily wage earners,
जिनके सर्विस प्रोटेक्शन नहीं होता, वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, मान लिया ऊपर से ईंट गिर गई उनके सर पे, वो इनका इंतकाल हो गया, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उनके बच्चे कहां जाएंगे, क्या जाएंगे, कोई सरकार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में डेथ के बाद बहुत सारी चीजें, नौकरी मिल जाती है, हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूर होते हैं, चौराहों पे खड़े होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टर्स आके ले जाते हैं बुला करके। और जो आजकल जो लिटरेचर डेवलप हो रहा है उसमें चौराहों पे खड़े हुए इन मजदूरों को सेक्स वर्कर्स से भी कंपेयर करने लगे, जो लिटरेचर के लोग हैं, कि जैसे दे आर सेलिंग देयर लेबर एंड अदर्स द सेक्स वर्कर्स आर देयर सेलिंग देयर बॉडीज। सो अल्टीमेटली अपना लेबर सेल करने के लिए चौराहों पे खड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, डेली वेजेस एक्ट का वायलेशन करते हुए, चूंकि कॉन्ट्रैक्टर्स आर इन पोजीशन टू एक्सप्लॉइट देयर डिपेंडेंसीज। 500 लोग खड़े हुए हैं, 300 लोग उस दिन काम पे जाएंगे, 200 लोगों को वापस जाना है। उन 200 लोगों को आप देखिएगा, ये 500 लोग जो खड़े होते हैं, कभी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, देखिएगा तो उनके छोटा सा टिफिन बॉक्स भी होगा, उसमें गरीबों के जिस तरह के खाने होते हैं वो खाने भी होंगे जो अलाउ करता है, उनका जेब जो अलाउ करती है। उसमें हो सकता है कि रोटी और नमक और प्याज हो खाने के नाम पे, जो वो 4 घंटे काम करने के बाद थोड़ी देर ठंडा पानी पी करके और फिर वो खा करके दोबारा काम करेगा उसी से। और वो घर से उसकी बीवी बना के देती है, ये सोच करके, या बेटी बना के देती है कि हमारा बाप फिर शाम में वापस आएगा काम करके तो आटा चावल दाल लेके आएगा तो उससे खाना बनेगा। कभी कभी वो बगैर काम के वापस जाता है तो समझिए उनके घर में शायद फाका होगा या कुछ और जैसे भी खा के रह जाएगा। ये बहुत बड़ी तादाद है हमारे हिंदुस्तान की। ये शाइनिंग इंडिया, स्काई स्केपर्स जो स्पेस पर बैठे हुए, सिर्फ इसको मत देखिए, ऐसे स्ट्रगलिंग लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर इन आवर कंट्री। तो अब ऐसी हालत में जो सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मैं बात कर रहा था, राइट टू वोट वगैरह, जो ठीक है सबको है, वो भी वोट देंगे, उनके पास भी पॉलिटिकल पार्टी जाएंगे, लीडर्स जाएंगे, उनसे भी बातें करेंगे, फिर उसके बाद वो भूल जाएंगे वो। तो अल्टीमेटली ये जो सोशियो इकोनॉमिक राइट जिसकी बात हम कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसमें राइट टू वर्क है, राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, या मिनिमम वेजेस एक्ट है जिसके तहत, या 8 घंटे से ज्यादा किसी से काम नहीं ले सकते ये है, या अगर उनके साथ कोई जुल्म होता है तो उसके लिए लेबर कोड वगैरह होने चाहिए। ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्यों है? ये ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की वजह से। अदरवाइज 19वीं सेंचुरी में तो मजदूरों को 14 घंटे काम करना पड़ता था, उनके हॉलीडेज नहीं होते थे, सुपरवाइजर डंडे लगे खड़े होते थे उनके ऊपर, उनको रेस्ट करना मुश्किल होता था, तबीयत खराब हो गई तो उनके पैसे कट जाते थे। ये मेडिकल बेनिफिट वगैरह जो आप देखते हैं कि मेडिकल लीव ले लेंगे, ये सब नहीं था। मजदूरों के साथ ये भी था उस जमाने में कि अगर आप देखें कि जो औरतें हैं, औरत और मर्द को बराबर, जो कहते हैं ना वेजेस जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, वो उस जमाने में औरतों को कम और मर्दों को ज्यादा वेजेस दी जाती थी, चूंकि औरतों को कमजोर समझा जाता था फिजिकली। तो ऐसी हालत में आप देखिए कि ये पूरा एक मूवमेंट खड़ा हुआ, और अब आईएलओ का कन्वेंशन है, उसके वायलेशन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली वो एक पनिशेबल क्राइम होगा। यानी 8 घंटे से ज्यादा कोई अगर एम्प्लॉयर किसी से काम लेता है तो वो पनिशेबल क्राइम है। तो ये जो मजदूरों के राइट्स ये कहां से आ गए? अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द एक पूरा जो सोशलिस्ट मूवमेंट खड़ा हुआ पूरी दुनिया में, मजदूरों की फ्लाइट को सामने लाया गया और फिर मजदूरों के राइट की बात की गई, तो ये मजदूरों को राइट मिला। अब इन मजदूरों से देखिए जो 14 घंटे जो मजदूर काम करता है, यानी जो आदमी सुबह जाए 6 बजे और रात में 8 बजे तक काम करता रहे, सुबह में यानी दिन में एक बार ब्रेक मिल जाए शायद खाने का, अब वो रात में जब घर आएगा तो उसकी क्या पोजीशन होगी? तो एक छोटी सी स्टोरी है कि एक मजदूर से किसी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं। कहा बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? कहा कि मेरा एक बच्चा इतना बड़ा है, एक बच्चा इतना बड़ा है और एक बच्चा इतना बड़ा है। तो जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं वैसे ही सामने वाला भी मुस्कुराने लगा कि बच्चों को ऐसे नहीं बताते, बच्चों को बताते हैं इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो आपको ऐसे बताना चाहिए। उसने कहा कि साहब जब मैं काम करने जाता हूं तो मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, और जब मैं काम करके आता हूं तो सो चुके होते हैं। तो मैंने बच्चों को ऐसे नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा, मैंने सोए हुए हमेशा देखा है। आप समझिए कि एक बाप अपने बच्चों को चलता फिरता हंसता खेलता नहीं देख पा रहा है। ये थी मजदूर की फ्लाइट। आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली पे 4-5 कपड़े बनवाते हैं, ईद पे 4-5 कपड़े बनवाते हैं, आप एक बार आइसक्रीम कहते हैं तो बाप दौड़ के जाकर के आइसक्रीम लाता है,
आपके लिए। ये भी बच्चे हैं जिनके बाप उनको बड़ा होता नहीं देख पाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, बाप फिर मर जाता है और वो बच्चे भी अपने बाप का प्यार एंजॉय नहीं कर पाते। या हाउसमेट जो होती है, छोटे बच्चों को छोड़ करके दूसरे के घर में छोटे बच्चों को नहीं संभाल रही होती है, अपने छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के आके, बिकॉज ऑफ दैट दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इनइक्वालिटी की बात की जा रही है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, इक्वालिटी फॉर ऑल, दैट इज नीडेड। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहां है? वेर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बट यू थिंक a student who is studying in this kind of conditions, he is having that kind of opportunity that we have in this kind of spaces? आप तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में, प्रीमियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं ईस्टर्न यूपी के, क्या ऐसे ही सारी फैसिलिटीज हर जगह है? आपने आसपास कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश की है? ह्यूमन राइट्स जब आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं आज के दिन में, यही सेंसिटाइजेशन का नाम है कि यू गेट सेंसिटाइज्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ अदर्स। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ह्यूमन राइट्स? ही सेड, आई डोंट कंसिडर ह्यूमन राइट्स एज एनीथिंग, इट इज ओनली द ड्यूटीज दैट वी परफॉर्म। फिलॉसफिकल बात है, लेकिन इफ यू परफॉर्म, वी ऑल परफॉर्म आवर ड्यूटीज, ह्यूमन राइट्स विल बी टेकन केयर ऑफ। ड्यूटीज का मतलब क्या है? यानी आप दूसरों के ख्याल करें और सेंसिटिव रहे दूसरों के लिए भी, तो ह्यूमन राइट्स तो खुद ही सब प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो आज के जमाने में हम ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर। सो एवरी राइट हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो राइट्स के साथ जाती हैं, तो ओनली यू कैन नॉट क्लेम राइट्स ओनली, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस ऑफ योर ड्यूटीज। अगर आप ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते हैं तो राइट्स क्लेम करने का आपको कोई राइट नहीं है। एंड दैट्स व्हाई राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर। ये जो हमारे ये पूरी दुनिया में जो आज ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और जिसकी वजह से आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पे अखबार में लिख के आएगा ह्यूमन राइट्स फॉर ऑब्जर्व्ड, कुछ जगहों पे आएगा ह्यूमन राइट्स फॉर सेलिब्रेटेड। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट अ पर्सन इज। जो जर्नलिस्ट ऐसा होगा जो बहुत सेंसिटिव होगा, वो शायद सेलिब्रेटेड नहीं लिख करके ऑब्जर्व लिखेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट इन द वर्ल्ड बिकॉज देयर इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एवरीवेयर। हमारे यहां हम लोग जिस एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि दिस इज अ सोसाइटी ऑफ अनइक्वल्स। जेंडर इनइक्वालिटी आप देखिए, स्टिल देयर इज अ लॉ, बट स्टिल वी हैव फीमेल फीटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड। या तो पेट के अंदर ही लड़की को मार देने की कोशिश करते हैं, या पैदा होने के बाद मार दिया जाता है। और बहुत ही ब्रूटल प्रैक्टिसेस हैं जिसको ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने हाईलाइट किया है। कुछ जगहों पे बच्ची को मारने के लिए जैसे बच्ची पैदा होती है उसके मुंह में नमक डाल देते हैं, आंखें कट जाती हैं, बच्ची मर जाती है। दिस इज द ब्रूटल प्रैक्टिस दैट इज देयर इन आवर कंट्री। कुछ जगहों पे धान डाल देते हैं जिससे एजेस बहुत शार्प होते हैं और बच्ची का गले में वो कट जाता है, एंड शी ब्लीड्स प्रोफ्यूजली। कौन सी हम सिविलाइजेशन की और टॉलरेंट होने की बात करते हैं? हम अपनी बच्चियों को मार रहे हैं इस तरह से। सो देयरफॉर व्हेन दीज थिंग्स आर देयर, डॉरी के नाम पे हिंदुस्तान में, अगर डॉरी डेथ आप देखिए, कोई ऐसा दिन हिंदुस्तान में नहीं है 365 डेज में जिसमें 4 से कम डॉरी डेथ होती हो, और जिसमें जिंदा जलाया जाता है लड़की को, जिसको कहते हैं ब्राइड बर्निंग। एक बाप जिसकी 3 बच्चियां हैं, उसको अगर जिस दिन उसकी 3 बच्ची हो जाती है, वो बाप उसी दिन बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो 3 बच्चियों के लिए जहेज इकट्ठा करने लगता है उसी दिन से। और जब तक वो अपने सामने ये चाहता है कि हमारी आंख उस वक्त बंद हो कि हम अपनी बच्चियों को उनके घर रुखसत कर दें, और मां और बाप ये कहते हैं कि बेटा यहां वहां से तुम्हारी आरती उठेगी, और इसलिए बच्ची जुल्म बर्दाश्त करती रहती है कि माँ बाप के पास वापस जाएंगे तो हम बर्डन बन जाएंगे, और अल्टीमेटली मर भी जाती है बेचारी, कभी जला के मार दी जाती है, कभी जिंदा जला दी जाती है। ये सारी चीजें होती है। दिस इज आवर सिविलाइजेशन। हमारी कल्चर में ये होगा कि एक तरफ हम लड़की को पूछते हैं और दूसरी तरफ ऐसे जिंदा जला देते हैं। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस सोसाइटी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इसे कहते हैं। ये पैराडॉक्स है हमारी सोसाइटी का। सो देयरफॉर देयर आर मेनी पीपल हु से दैट देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। We can observe human rights because human rights are not protected in the society. अगर आप
सेंसिटाइज होते हैं, और इसमें लड़कियों को भी सेंसिटाइज होना है, लड़कों को भी सेंसिटाइज होना है। इसलिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस ब्राइड बर्निंग में ये पाया गया है, जितने केसेस हुए हैं, कि उसमें वुमेन देम्स आर इन्वॉल्व। अगर कोई लड़की यानी कोई औरत की प्लाइट नहीं समझती अल्टीमेटली, so because of this, the observance of this kind of day is very important, because it is also an occasion to sensitize all of us. सोसाइटी में जितने हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हम देख नहीं पाते। आपने इन्वायरमेंट की बात की, चाइना और इंडिया पे ये इल्जाम लगता है, चूंकि दो दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, कि ये ग्लोबल वार्मिंग इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया का आर्गुमेंट ये है कि डोंट टेक हमें वो समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं। सो व्हाट आर इंटेलेक्चुअल्स आर डूइंग, दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग और फॉरेन मिनिस्टर्स और अदर्स, दे आर सेइंग डोंट थिंक दैट वी आर फूल, and that's why what you should do, that when you are talking about global warming, you should take country into consideration, not the people into consideration. So India is a country of 1.4 billion. India cannot be compared with a country of 5 crore population. तो आप कहिएगा साहब इंग्लैंड जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन में पूरी दुनिया में या ग्लोबल वार्मिंग में वो बहुत कम है, और इंडिया का बहुत ज्यादा है, चाइना का बहुत ज्यादा, तो होगा ज्यादा। पहली बात तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वी हैव बीन द विक्टिम ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। हमें जब टाइम मिला है तो हम अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे यहां डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चल रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो होगा, लेकिन हमारे कंपैरिजन अमेरिका की पॉपुलेशन और यानी इंग्लैंड की और नीदरलैंड की पॉपुलेशन को सामने रख के होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज आवर डिस्कोर्स, वी से दैट द पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, नॉट द कंट्री वाइज। पर पर्सन कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है ये आप देखिए, पर पर्सन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, पर पर्सन कितना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया में। तो आप कंट्री को देखेंगे, इंडिया को एक तरफ, चाइना को एक तरफ कर दीजिए, तो ये तो 38% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो 38% कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या इनका ग्लोबल वार्मिंग। अगर उससे कम है तो इसका मतलब ये अच्छा कर रही है, बट स्टिल आई डोंट इनकरेज, इट डजंट मीन कि हमें एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बट अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल पे जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, सो देन वी विल डिफेंड आवर कंट्री। जब हम आउटसाइड जाएंगे तो हम अपनी कंट्री के केस को फाइट करेंगे, हम कहेंगे कि नो, पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन दीजिए। विद इन कंट्री जब हम बात करेंगे तो यकीनन जितनी हमारी कमजोरियां हम उसको हाईलाइट करेंगे, बट नॉट एट द ग्लोबल फोरम। ग्लोबल फोरम पर तो हमारी बात कुछ और होती है। तो अल्टीमेटली कीप इन माइंड स्टूडेंट्स दैट ये इस ग्लोबल वार्मिंग के जो पूरे इशू है, इन्वायरमेंटल का जो इश्यूज का पूरा डिबेट है, उसमें हमारा इंटेंशन हमारा जो इंटरवेंशन है बहुत ही इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, कीपिंग इन व्यू आवर ओन इंटरेस्ट एज वेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। लास्टली, अगर आप इस स्पेस में हैं जिसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्पेस है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, व्हाट काइंड ऑफ रोल वी कैन प्ले इन दिस सोसाइटी, हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा रोल क्या हो सकता है इस पूरी सोसाइटी में ह्यूमन राइट्स के लिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सेंसिटाइज हो जाएं आज की डेट में। बहुत सारी हमारी अपनी कंट्री में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे राइट्स ऑफ वुमेन के लिए कोई काम करता है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए काम करता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी के लिए, राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए। हमारे यहाँ कमीशन भी ऐसे ही बने हुए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखता है, उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है। ये सारे कमीशन है, कमीशन चिल्ड्रन वगैरह सबके लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए। डिसेबल्ड नहीं, उनको कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड, डिसेबल्ड नहीं कहना, बिकॉज दे आर डिफरेंटली एबल। तो डिफरेंटली एबल पीपल के लिए हमारे यहाँ कमीशन है। अब इन तमाम चीजों में आप उनकी वर्कशॉप होती हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आप उनकी वेबसाइट देख करके आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छा काम करती हैं, तो जो अच्छी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन करें, दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल अच्छा होगा। और आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हंसा मेहता ने 1948 में कोई इंटरवेंशन यूनाइटेड नेशंस में किया था, तो आपके बीच में से भी कोई उठे ऐसा जो यूनाइटेड नेशंस में जाकर इंटरवेंशन करे और अपनी कंट्री का नाम रखे। So she should become an inspiration for all of you. इसी के साथ साथ जब हम अब हम ये कह रहे हैं कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए और सेंसिटाइज करना चाहिए, तो खुद के स्पेसेस में आप कितने सेंसिटाइज्ड हैं। आप बोलते वक्त
मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी एक कास्ट रिडन सोसाइटी है जिसमें हायरार्की है, अपर कास्ट लोअर कास्ट की एक हायरार्की है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, ये हमारा यूडीएचआर कहता है। आपकी लैंग्वेज में कोई ऐसी बात तो नहीं आती जिससे कभी जिनको कभी अनटचेबल समझा गया था, एंड थैंक्स टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि आज की डेट में हर आदमी बराबर है, और अगर किसी को अनटचेबल कहा जाता है या नीच कहा जाता है तो ये पनिशेबल क्राइम है। तो क्या हमारी बातचीत में, हमारी प्रैक्टिस में कोई ऐसी बात तो नहीं आती जिससे जिनको फॉर्मर अनटचेबल जिसे कहते हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अनटचेबल नहीं है, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। मर्द जब बात करते हैं, लड़के जब बात करते हैं, अपनी क्लासमेट्स हैं आपकी लड़कियां, तो उनके सामने कोई ऐसी लैंग्वेज तो यूज नहीं करते जिससे उनकी सेंसिबिलिटी हर्ट होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, इट मस्ट आउटरेज दी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एज अ वुमेन। अगर आप औरत हैं, इसलिए कि चूड़ियों को आपने क्या समझ रखा है, आप जंजीरें हैं, यानी औरत को इंफीरियर और सबॉर्डिनेट समझा, इसलिए मर्द ये कह रहा है कि मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, इसका मतलब औरत सबॉर्डिनेट होती है, वो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन मैं तो कुछ कर सकता हूं क्योंकि मर्द हूं। दिस इज नॉट अ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। इट इज नेवर एक्सपेक्टेड नीदर फ्रॉम द टीचर्स, नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स और फ्रॉम एनी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। आप ये कह नहीं सकते कि मर्द होकर औरतों वाली क्रीम एडवर्टीजमेंट आता है, एंड दैट डज नॉट आउटरेज योर मॉडेस्ट, यानी कोई आउटरेज डेवलप नहीं होता है पूरी हिंदुस्तान में। हाउ कैन यू हैव दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट? मर्द है तो क्या हो गया, मर्द होकर औरतों वाली क्रीम, यानी मर्द तो बहुत सुपीरियर है, आप औरतों वाली क्रीम लगा रहे हैं। सबाल्टर्न इसे कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है कि सबऑर्डिनेट और डोमिनेंट का रिलेशन होता है, तो देयर इज ऑलवेज अ सबऑर्डिनेशन ऑफ द गर्ल्स और द वुमेन इन द सोसाइटी। सो दैट इज आवर सोसाइटी इज आल्सो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इस तरह की लैंग्वेज की चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है, और मर्द होकर औरतों वाली क्रीम टाइप के एडवर्टीजमेंट आते हैं। नो, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल इफ अगर आप ह्यूमन राइट्स के लिए सेंसिटिव है तो। और ये लैंग्वेज यूज नहीं की जा सकती, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। सिमिलरली अभी मैंने फौरन अपने आप को करेक्ट किया जब आपने देखा कि जिसको कहते हैं डिसेबल्ड नहीं कहना, दे आर डिफरेंटली एबल, नॉट डिसेबल्ड बट डिफरेंटली एबल। तो डिफरेंटली एबल अगर कोई हमारे बीच में है, उसके साथ हम कितना सेंसिटिव हैं, उसके बाकी चीजों का हम कैसे ख्याल करते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू रियलाइज। तो ह्यूमन राइट्स में जब हम कोई बात करते हैं तो ये सिर्फ नहीं आर्टिकल्स और एक्ट्स और उसके प्रोविजंस और प्रिएम्बल याद करने तो काफी है, वो तो स्कॉलरली नॉलेज के लिए ठीक है, बट उसको दिल में उतारना और उसको प्रैक्टिस करना, ह्यूमन राइट्स इज टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। मैं ये समझता हूं कि और भी स्पीकर्स हैं आपके पास। मेरी टाइम है सर, आपके 10 मिनट। ठीक है, मैं अच्छा लग रहा है सुन। सो अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं आपके जहन में रहनी चाहिए। देखिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी हिकायात बहुत मशहूर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसी यतीम की मौजूदगी में अपने बच्चे के सर पे हाथ मत रखो। देखिए सेंसिटाइजेशन क्या है, यानी कोई बच्चे यतीम है तो उसके सर पे हाथ, आपको अपने बच्चे के हाथ सर पे हाथ इसलिए नहीं रखना है कि उस बच्चे को लगेगा काश हमारा बाप होता तो हमें भी ऐसे ही प्यार करता। इस लेवल का सेंसिटाइजेशन होना है। और आप जानते हैं हम हर्ट जब कर रहे होते हैं लोगों को, तो हर्ट से तो हम फिजिकली नहीं करते हैं, अपनी लैंग्वेज से भी हर्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम लैंग्वेज से हम हर्ट करते हैं। हम कोई ऐसी बात कहें कि किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो, वो कोई कास्ट हो सकती है, कोई जेंडर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आजकल बहुत ज्यादा डिस्कोर्स जो है, जिसको फोर्थ जनरेशन ह्यूमन राइट्स के बाद से या थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के बाद से जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज की बात की जाती है, हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर के लिए जो पूरी ओपिनियन है और जो लैंग्वेज है ट्रांसजेंडर के लिए, आप अंदाजा लगाइए, दे आर जस्ट द सब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल इन द सोसाइटी। एक टिपिकल बिहेवियर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हीं उसी बिहेवियर में आप देखना चाहते हैं, एक डिग्निफाइड वे में उनको देखना नहीं चाहते। और स्क्रिप्टिंग किस तरह की होती है फिल्मों में, you know, that's hurt this sentiment of a microscopic minority that is called gender, you know, transgender, third gender। उनके साथ किस तरह का हमारा पूरा एक बिहेवियर है, पूरा रवैया है सोसाइटी में, और किस तरह की स्क्रिप्टिंग। बहुत मशहूर फिल्म है शोले, हिंदुस्तान यानी बॉलीवुड की जो अच्छी मूवीज को बताया जाता है उसमें शोले, उसमें
यानी आई फील वेरी बैड इन शेयरिंग विद यू, बट यू नो दिस इज मोस्ट पॉपुलर फिल्म, सो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग. आपने देखा होगा एक बहुत मशहूर डायलॉग है, रादर यू शुड बी इनफेमस इफ यू आर जेंडर सेंसिटिव. कहता है कि ठाकुरों ने हिजड़ों की फौज बनाई है. व्हाट इज दिस? यू नो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज. तानिया इसमें वेयर इज आवर सेंसिटाइजेशन? चलिए मैं समझता हूँ कि जिस जमाने में फिल्म बनी थी उतने ज्यादा सेंसिटाइजेशन नहीं था, बट हो सकता है आपके आने वाले दिनों में इसमें कोई स्क्रिप्ट राइटर बैठा हो, कोई पोएट बैठा हो, तो ये जो बारीकियां हैं लैंग्वेज की, ये आपको ख्याल रखना है बोलते वक्त, लिखते वक्त, कहीं पे भी किसी भी स्पेस में जो हम शेयर कर रहे हैं. नो, ये इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल. आप अगर देखें तो बहुत सारे डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसमें मदर्स डे, फादर्स डे, ये सारी चीजें होती है, वुमेन्स डे. और अक्सर जो मेल मेंबर्स होते हैं बहुत ही मिसोजिनिस्ट भी कभी होते हैं, तो वो बात कहते हैं साहब, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो डे मनाया जाता है उसमें ये क्यों नहीं होता कि मेल्स डे क्यों नहीं होता है, वुमेन्स डे मनाते हैं. चूंकि डोमिनेशन है ना, तो उसमें कहते हैं. और कुछ लोग कहते हैं मजाकन, मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट देखा है बहुत ही, जिसमें आप देखिएगा जेंडर सेंसिटिविटी नहीं होती. एवरी डॉग हैज अ डे. सोशल मीडिया पे अगर कोई शेयर होगी न्यूज, उसके नीचे आप डिबेट पढ़िएगा और उसके बाद से देखिएगा इस टाइप के. तो अब इंटरनेशनल मेंस डे भी होने लगा, फादर्स डे भी होने लगा. अब अल्टीमेटली बात क्यों है कि आप इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे तो मनाते हैं, इंटरनेशनल मेजॉरिटी राइट्स डे क्यों नहीं मनाते हैं? वजह यह कि माइनॉरिटी दुनिया में जहां कहीं भी हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, माइनॉरिटीज बिकॉज सिंस दे आर inferior in number, so that is why they are going to be targeted by the majority. So that is why they need a special protection through the constitution. So that is why you will find, to sensitize people all over the world, International Minority Rights Day is organized. International Women's Day, why? Because women have been subordinated in the society. So that is why they need this kind of protection. अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखने की कोशिश करें कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के हालात, तो आप देखिएगा माइनॉरिटी वेयर एवर, यू नो दे नीड ए स्पेशल प्रोटेक्शन. आप अल्टीमेटली आज हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ हो रहा है जिससे हम लोग बार बार बात करते हैं, गाजा में कुछ हो रहा है जिस पे हम बात करते हैं, लेबनान में या सीरिया में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन सब पे. लेकिन ये पूरे ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट्स की होती है. इंडिविजुअल आप हैं तो आप सेंसिटाइज कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस को, पॉलिसी मेकर्स को मजबूर कर सकते हैं, बट ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट. बट स्टडी ये बताती है कि रादर देन प्रोटेक्टिंग राइट्स, स्टेट्स आर द वर्स्ट वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज्यादा वायलेशन ह्यूमन राइट्स का स्टेट्स कर रहा है. चाहे यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, या चाहे गरीबों को, ये पॉवर्टी को क्रिमिनलाइज करना हो. यू नो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी होता है. जैसे पुअर लोगों को बर्डन समझा जाता है सोसाइटी में. तो स्लम एरियाज हैं, तो ये एक बड़े खूबसूरत शहर में स्लम एरिया बहुत ही खराब से लग रहे हैं, तो उनको हटा दीजिए यहां से. लैंडलेस लोग होते हैं जिनकी कोई जगह नहीं होती. हमारी कंट्री में अगर लैंडलेस लोगों का आप निकालेंगे तो वो 4, 10, 20 यूरोप की कंट्रीज के बराबर हो जाएगी पॉपुलेशन, जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन ही नहीं है. वो कहीं भी बेचारे जहां मौका मिलता है जो झोपड़ी वगैरह बना लेते हैं. पहले वो बना रहे होते, कोई नहीं रोकता. जब बन जाता है, 10 साल रह चुके हैं, तो फिर उजाड़ दिए जाते हैं. ये पूरा आखिर हमारे लोग हैं, ये कहां जाएंगे अल्टीमेटली? और सो देयरफॉर व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज कॉल्ड राइट टू विस्की एंड राइट टू ब्रांडी एंड द राइट टू वाटर, आई थिंक राइट टू वाटर शुड प्रिवेल अपॉन द राइट टू विस्की. तो हम स्काई स्क्रैपर्स बनाने की बात करते हैं, एयर कंडीशन चैम्बर्स, ऑफिसेस बनाने की बात करते हैं, लेकिन स्लम एरियाज में जहां पे वाटर सप्लाई एक बार दिन में एक बार टैंक जाता है, वो 8 बजे पहुंचता था, 9 बजे पहुंचता है, मजदूर को काम करने जाना है स्लम एरिया में, तो वहां पे लड़ाई होती है एक बाल्टी पानी लेने के लिए. और हम अपने व्हाइट कॉलर लोग ये समझते हैं कि हम लोग बहुत सिविलाइज लोग हैं. ये लोग बहुत ही अनकल्चर लोग हैं. रोज लड़ाई की आवाज आती है. लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो स्कार्सिटी की वजह से होते हैं. अगर स्कार्सिटी में होंगे तो आप भी लड़ाई करेंगे, ये पढ़े लिखे लोग भी लड़ाई करेंगे और करते हैं. मैं आपको मिसाल देता हूं, इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, कि मैं अगर कोई एक क्रॉस कंट्री या कोई रेस ऑर्गेनाइज करूं जिसमें कहूंगा 5 किलोमीटर की रेस होगी,
5 किलोमीटर की रेस होगी और उसमें 50 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं 40, आपने 5, गर्मी का दिन है, 5 किलोमीटर आप दौड़ के आए और यहाँ पे 40 बोतल मैं पानी की रख दूं, ठंडे पानी की, बिल्कुल फ्रिज से निकला, और 40 बोतल सामने रखी और मैंने यहाँ से हम लोग सब लोग चले जाएं और कहेंगे बेटा आप लोग दौड़ के आ गए, बहुत अच्छी बात है, देखिए 40 बोतल है, आप लोग 50 हैं, ये बता के मैं चला जाऊं, तो फिर हमें प्रिंसिपल साहब के साथ एम्बुलेंस लेके वापस आना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपको ये मालूम है कि इसमें 10 लोग ऐसे हैं जिसको नहीं मिलना है और उस वक्त हर आदमी को पानी की जरूरत है, तो हर आदमी पानी लेना चाहेगा। इसका मतलब वहां पे स्कार्सिटी है। जब स्कार्सिटी है तो लड़ाई होगी। लेकिन मैं यहां पे 50 लोग हैं और 200 बोतलें पानी की रख दूं और बताऊं कि इतना पानी है कि इससे आप पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, तो हर आदमी रिलैक्स होकर आएगा, उठाएगा, लेके जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होती है तो अबंडेंस की वजह से, हमारी कंट्रीज में कॉम्युनल कास्ट वायलेंस होता है तो स्कार्सिटी की वजह से। आपको ये कनेक्शन देखना होगा, क्यों इतना रोज हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े दंगा फसाद। तो स्लम एरियाज में अगर कोई लड़ता है तो स्कार्सिटी की वजह से लड़ता है। हम और आप बहुत ही कंफर्टेबल जोन में रहते हैं तो अबंडेंस की वजह से रहते हैं, हमारे पास कमियां नहीं है। जो लोग कमियों से जूझ रहे हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि हर आदमी को चाहिए, जरूरत की चीजें हैं, वो कोई लग्जरी नहीं मांग रहा, पानी मांग रहा, पानी के लिए लड़ रहा। और एक 21st सेंचुरी की सिविलाइज्ड कंट्री में अगर पानी के लिए लोग लड़े उस कंट्री को, तो मैं ये समझता हूं कि स्टेट को ब्लेम करना होगा कि स्टिल वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड safe and fresh drinking water to all the people in our own country, and that is why this is something that we have to work on. So बच्चों, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर आपके कोई सवाल होगा तो आई एम रेडी टू आंसर, आई ट्राई टू आंसर, आई कैन नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क many uncomfortable questions as well. So thank you very much. Thank you.